बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बतूल बेटा, हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और इस पे एक टॉपिक है और इस पे नोट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैं इस टॉपिक को सिर्फ दे दूंगा 3 स्टार। और इस पे आते सही। हैं नोट। तो अगर नोट आए तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लिख दो पैराग्राफ की फॉर्म में। डायग्राम जरूरी नहीं है, सिर्फ डायग्राम जो होती है वो समझने के लिए। तो आपके फिर पूरे नंबर्स मिल जाएंगे और अच्छा है ये टॉपिक। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम हम सबको ही पता है शुरू से। इसको हम लोग रिगार्ड करते हैं एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि किसी भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो किस फॉर्म में देता है? तो उस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। ये दिया हुआ है ना, बहुत मशहूर है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही है। तो अब ये चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, भाई हमें इतना पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलनी है हमारे सेल्स को। अब वो किस तरह मिलनी है, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह होता है, अब ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। कंफ्यूजन। बिल्कुल, ये एक जरूरी नाम है जो याद, जो भी चीज रेड में समझो वो जरूरी है, लाजमी है बुक के हिसाब से। दे अपीयर एज, ये कैसे पाए जाते हैं किसी भी सेल में? छोटे से ग्रेन्यूलर या रॉडलेट्स या थ्रेड लाइक। तो आप एटलीस्ट रॉडलेट भी कर लो। देखो इन तीनों में मैंने रॉडलेट को रेड कलर से लिखा है। तो ये जो शेप होता है सबसे ज्यादा कॉमन, इसको कहते हैं रॉडलेट, ओवल शेप। सही है। सही। आपने अगर रॉडलेट भी लिख दिया, याद कर लिया तो काफी है। और ये वाले वर्ड को इस्तेमाल कर लिया, रॉडलेट लिख के आपने लिख दिया एक्सेट्रा। सही है। और बट यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन बीन शेप। तो इसी रॉडलेट को हम लोग बीन शेप से भी कह सकते हैं, बीन शेप्ड। तो रॉडलेट बीन शेप्ड काफी है। वो थ्रेड ब्रेड वो सब याद ना भी करो, मसला नहीं है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ना एक सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि ऑर्गेनेल क्या होते हैं। ऑर्गेनेल सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे सेल हम्म। मिलके बना है। ऑर्गन क्या जी। होता है? जिस जो टिश्यू से मिलके बनता है वो तो अलग चीज है। ऑर्गेनेल क्या होते हैं? जो सेल के अंदर होते हैं। के अंदर हो। बिल्कुल। और ये मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल मिलके बनता है एटम से, एटम मिलके बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, वो अलग है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनेल हैं क्योंकि इनका काम ही एनर्जी का है। और ये हमेशा मोशन में रहते हैं। ये अपनी एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं। कांस्टेंट हम्म। मोशन। जिन सेल्स में, जिन ऑर्गन्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहाँ ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जहाँ कम चाहिए होगी वहाँ कम होगा। यानी कि इसकी तादाद जो है वो सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू या ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती है। जैसे हमारे हार्ट के मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो मिलके बने बहुत सारे टिश्यूज से, और टिश्यूज मिलके बनते हैं बहुत सारे सेल से। तो जो हार्ट के जो सेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि वो हमारी बर्थ से पहले हार्ट बन जाता है थर्ड मंथ में ही, जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में थर्ड मंथ का होता है तब से हार्ट धड़कना स्टार्ट करता है उसके मरते दम तक। तो क्या हार्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए? यस। तो हार्ट में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हम्म। ऑर्गन के एतबार से इसका जो नंबर है, तादाद, वो वेरी करती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है? सबसे पहले ये पढ़ लो। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बता देता हूँ क्या चीज होती है। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। भाई देखो, फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो प्लांट्स और बैक्टीरिया वगैरह में होता है। तो ये हम इंसानों में तो है नहीं, लेकिन बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आती है, ठीक है। और प्लांट से जाती कौन सी गैस है, रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ कब होता है? फोटो मीन्स लाइट, तो ये सिर्फ होता है दिन में। दी बिल्कुल, ऑन दी अदर हैंड। और इसमें होता क्या है, मेन चीज तो बताया नहीं। इसमें ग्लूकोज बनता है या टूटता है? तो आप बोलोगे ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है। ग्लूकोज बनता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है? यस। क्या रेस्पिरेशन एनिमल्स में, हम लोग में भी होता है? यस। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। चलो अगर हम अभी प्लांट्स की एग्जांपल दें। प्लांट्स ने दिन दिन में जो खाना बनाया था, रात में उसी खाने को तोड़ना है। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो फूड वूड जो बनाया था वो उसको रात में क्या करना है? तोड़ना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड।
ऑक्सीडेशन का मतलब इन शॉर्ट होता है ब्रेक डाउन। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन को कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल हम्म। है भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। दिन में जो खाना बनाया था वो रात में खाना क्या हो रहा है, टूट रहा है। सही है। अच्छा, जी। ऑक्सीजन रिलीज करी थी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करी थी, रात में उलट काम होगा। अच्छा, क्या रेस्पिरेशन सिर्फ रात में चलता है? नो, रेस्पिरेशन दिन में भी चलता रहता है। या रेस्पिरेशन दिन में भी होती है और रेस्पिरेशन नाइट में भी होती है। लेकिन क्यों कहते हैं कि ट्रीज के करीब जो है वो जो है वो ज्यादा ना जाए रात में, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं? क्यों? क्योंकि दिन में भी प्रोसेस होता है, रात में भी, लेकिन ज्यादा इंटेंसिटी कब होती है इसकी? रात में। रात में प्लांट्स क्या काम करते हैं? रात में प्लांट्स के सेल्स में, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो फूड होता है वो टूटता है, और उसके नतीजे में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फूड को तोड़ने के लिए कौन सी गैस चाहिए? तो प्लांट अपने ही पास से कौन सी गैस इस्तेमाल करता है? ऑक्सीजन। तो दिन में ऑक्सीजन दे रहा था, रात में ऑक्सीजन इस्तेमाल करके फूड को तोड़ा है, और उसके नतीजे में कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकल रहा है? थोड़ा सा वाटर। और क्या निकल रहा है? एक मॉलिक्यूल बना रहा है प्लांट सेल, जिसको कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब कहाँ पे हो रहा है? तो आपका जवाब होगा प्लांट्स में। प्लांट्स में कहाँ पे? सर प्लांट्स के सेल्स में। सेल्स में भी कहाँ पे? सर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सब काम सेल्स के अंदर कौन करवाता है? फूड को तोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना, ये सब काम कौन करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मौजूद है एक सेल के अंदर। तो क्या मैं हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन का सेंटर या हेड ऑफिस कह सकता हूँ? आपका आंसर होगा यस, दे आर द सेंटर्स ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन से पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? मैंने रेस्पिरेशन से पहले लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो कौन सी गैस की मौजूदगी में होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब हमारी सांस फूलती है, हमारे मसल्स में दर्द होता है, वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है? मेट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो नॉर्मली हमारे पास रेस्पिरेशन होती रहती है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही बतूल, डन। जी। सही। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है सर? ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाना टूटता है। अब खाने में क्या क्या आ सकता है? प्रोटीन्स टूटते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं यानी कि ब्रेक डाउन। फैट्स टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं। और तीन प्रोडक्ट्स बतूल मैंने क्या क्या बताए थे? थोड़ा सा वाटर रिलीज होता है, एक गैस कार्बन। होती है, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी भी बनती है। एनर्जी भी रिलीज होती है बन के, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर। उस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है? आपका आंसर होगा यस। क्या एनर्जी स्टोर करता है? स्टोर भी कर सकता है। क्या एनर्जी रिलीज करता है? रिलीज भी करता है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है, और रिलीज भी कर रहा है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म। बिल्कुल। तो तभी तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी कहाँ जाएगा? ये सेल के अंदर भी घूम सकता है, सेल के बाहर भी जा सकता है। सर इस एटीपी का फायदा क्या है? एनर्जी का क्या करेगा सेल? एनर्जी से क्या करेगा सेल? लो, एनर्जी से सेल के सारे केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होंगे। तो हर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। तो वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी पूरे सेल में कैरी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी का एक और नाम होता है एनर्जी कैरियर। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी हम्म। का एक और नाम एनर्जी कैरियर। ये कैसा मॉलिक्यूल है? जो जैसे ही टूटेगा कहीं भी जाके, तो उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो हम्म। याद रखना, अगर आपसे पूछे कोई एटीपी खुद क्या है, क्या ये खुद एनर्जी, आप बोलोगे सर ये टूट के एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि एटीपी को अगर किसी को एनर्जी देनी है तो एटीपी कहेगा यार सबर करो, मैं पहले टूट जाता हूँ फिर एनर्जी निकलेगी। इसके अंदर होती है एनर्जी। तो एटीपी टूटता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब दो, और एक और फॉस्फेट रिलीज होता है, और थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वैल्यू है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो एटीपी खुद आपको डायरेक्ट एनर्जी दे सकता है? नो। एटीपी को हमेशा क्या होना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा। तो जैसे एटीपी टूटता है जिस जगह भी जाके,
तो इतनी एनर्जी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। सही है बतूल, एक सवाल पूछूं आपसे। जी। क्या एटीपी हाईली स्टेबल होना चाहिए या स्टेबल नहीं होना चाहिए? क्या इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होना चाहिए या नहीं? स्टेबल होने का मतलब ये बहुत देर में टूटेगा, हाईली अनस्टेबल का मतलब है ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है एटीपी को? हम्म, सोचो। मेरे ख्याल से शायद देर से। अगर ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा तो बहुत देर से टूटेगा। ये बहुत देर से टूटेगा तो सेल इंतजार करते करते सेल ना मर जाए। समझ गए? तो यानी कि एटीपी हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि सेल्स की जो डिमांड है वो क्या हो सके, उसी वक्त पूरी हो सके। हम्म। यही बतूल, ये बात है। मैंने तुम्हें बोला कि आज 16 अगस्त है, आज तुम पढ़ लो माइटोकॉन्ड्रिया। तुम वो पढ़ रही हो मिसाल के तौर पे 2-4 महीने के बाद पढ़ के बता रही हो। मैं कहूँगा अब फायदा नहीं, अब काफी क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। ये उस टॉपिक की उस वक्त डिमांड थी जब आपने पढ़ा नहीं। तो याद, सही। एटीपी को हाईली अनस्टेबल होना चाहिए और ये होता भी हाईली अनस्टेबल है। ये फौरन टूट जाता है। तो अच्छी बात है, फौरन टूटते ही इसको नेगेटिव सेंस में ना लेना कि यार फौरन टूट गया मसला हो गया, नहीं, ये इसको होना ही ऐसी चाहिए ताकि फौरन क्या मिले इससे हमें, एनर्जी। चूंकि ये टूटता है, ये कैश होता है, तो इसलिए उसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एमडी कैट में इसको हम लोग डॉलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। डॉलर ऑफ द एटी सेल, डॉलर ऑफ द सेल। तुम्हें एटीपी को। एटीपी को तुम ये टैब्स देख रही हो सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4500 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तकरीबन 45 है, इस यहाँ पे 5000 लिखा हुआ है। 4500। 4500 यानी कि ये वैसे तो पीडीएफ में 5000 है, तकरीबन 4,500 5,000 तक एमसीक्यूज हैं। तो बात सारी है कि किसके लिए? अभी ये, फर्स्ट ईयर के? ना, ये अभी मैं तुम्हारी क्लास से पहले एमडी कैट की प्रैक्टिस करवा रहा था। तो मैं हर से एमटीए की तैयारी हो गई है, स्टार्ट हो गई है? एमडी एमटीए कैट की क्लासेस। जो पिछले जो सेशन है, जो अभी इस दफ़ा अभी इनके एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो उसकी तैयारी कंप्लीट करवा रहा हूँ ऑनलाइन। और अब जो नया सेशन है वो स्टार्ट होगा तो ये सितंबर में। लेकिन अभी तुम्हारी क्लास फर्स्ट ईयर है, ये इंशाल्लाह जब तुम सेकेंड ईयर में आओगी तो ये कहानी हो जाएगी 2026 के सितंबर में। बतूल साहिबा को एडमिशन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड के लिए, तो फर्स्ट ईयर। आपने लेकिन आप बोल रहे थे कि लेना सही नहीं होता, नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, किसने बोला? आप क्लास में बोल रहे थे ना ना चंदा, कि पर। मैंने कहा था जो लेट होते हैं ना, जो पेपर्स के बाद लेते हैं, जब 2-3 अच्छा महीने। अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ। यानी कि बस जब, आप ये बोल रहे हैं कि जल्दी लेना चाहिए, हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सेकंड ईयर में जैसे अभी सर सैयद बैच हमारे पास चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ है समझो जून में आई गेस। तो हाँ अगर हाँ। सितंबर से स्टार्ट करता है, सितंबर 2025 से, तो उनके पास आराम से अगस्त 2026 तक का टाइम है। तकरीबन 11 महीने हो गए। तो लेकिन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, सेकेंड ईयर को भी और फिर ये एक एमटी के आर्ट होता भी? है, यस, ये एक आर्ट होता है टीचर के पढ़ाने का। ये एक आर्ट होता है स्टूडेंट के मैनेज करने का। क्योंकि अगर उसने अभी और ये सैटरडे संडे क्लासेस होती, वीकेंड जब अच्छा कोई अच्छा भी सही। क्लासेस नहीं होती। तो वीकडे बैचेस में बच्चे ज़रा कम जाते हैं, इसमें ज़्यादातर आते हैं वीकेंड्स में। तो ये, आप करवा रहे हैं वो? और मैं जो है पिछले 16 साल से करवा रहा हूँ एमडी कैट की प्रैक्टिस। और मैं ऑनलाइन भी करवाता हूँ, मैं फेस टू फेस भी करवाता हूँ। नहीं, फेस, आप कोचिंग में भी आप ही करवा रहे हैं? मैं कोचिंग में करवाता हूँ, यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये अच्छा। है कि एक ही लेक्चर में सारे बोर्ड्स कवर करता हूँ उसमें, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, फेडरल, केपीके, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अच्छा। सारी, हाँ यस। तो एकेडमी से तैयारी से फ़ायदा ये जाता है कि आपको स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे अजीब से सब्जेक्ट में, जिसमें आपको बगैर कैलकुलेटर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो ये हाँ। जो ट्रिक्स होती हैं ये आप अकेले नहीं कर सकते। और यूट्यूब से इसलिए नहीं, यूट्यूब पे कंटिन्यूएशन नहीं हो पाती इतनी। तो फिर फेस टू फेस क्लास की बात अलग होती है, खैर नो डाउट। सही जी बात। जी। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स बुरे नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर्स में टीचर की कैपेबिलिटी ऐसी हो कि वो एंगेज रखे अपनी ऑडियंस को। मैंने पूरे पूरे बैच भी एमडी कैट के ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं। तो ये बस बच्चों पे भी होता है, टीचर पे भी होता है, इसलिए नहीं है। सही बात है। है ना? अब आज जरा, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या ये सिंगल मेम्ब्रेन है? तो साफ जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन,
और एक इनर मेम्ब्रेन है। सर आउटर मेम्ब्रेन तो बड़ी स्मूथ सी है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी रफ नजर आ रही है। रफ मतलब इसमें काफी फोल्ड्स हैं। हाँ। इसकी फोल्ड्स को हम लोग सिस्टर्नाई नहीं कहेंगे, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्ड्स को कहते थे। इसके फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टाई कहते हैं, क्रिस्टाई या क्रिस्टी। जो फोल्डिंग्स हैं इन फोल्डिंग्स कहते हैं। इन फोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हुए हुए। और व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? बहुत आसान है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस को क्या कहेंगे? इंटर। हाँ। फिर वो इंटर आ गया, इंटर मतलब बिटवीन। हाँ, इंटर का मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा। और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। सही। ठीक है। अच्छा, फूड कहाँ टूटता है? सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक जगह होती है, खाली जगह जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। उस जगह को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हर उस जगह को कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर का हिस्सा होता है। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप्स का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। तो इसकी भी रफ। अंदर वाली साइड को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। हर ऑर्गेनेल के अंदर वाली जगह को जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, इनर मोस्ट हॉलो कैविटी स्पेस, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। और उसके जो पार्टीशंस हैं उसको बायो में क्या कहेंगे बतूल? क्रिस्टाई या क्रिस्ट। इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम लोग ये पार्टिकल्स कहते हैं। F0, F1 पार्टिकल्स, ये कहाँ मौजूद है? ये इनर मेम्ब्रेन में तुम्हें ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये रहे। हाँ। इसके इनर मेम्ब्रेन में कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं सर? उनको हम लोग बायो में कहते हैं F0, F1 पार्टिकल्स। सर इन पार्टिकल्स सॉरी, इन पार्टिकल्स के अंदर क्या चीज होती है? इन पार्टिकल्स, एक सेकंड, इन पार्टिकल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स तुम्हें पता है, एंजाइम ज्यादातर चीजों को तोड़ने के काम आते हैं ना। तो याद रखना F0, F1 पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स, जो कि आपके कौन से प्रोसेस में काम आएंगे? रेस्पिरेशन रेस्पायर। में। और रेस्पिरेशन याद करो, रेस्पिरेशन में एटीपी टूटता है या एटीपी बनता है? नहीं नहीं सर, रेस्पिरेशन में तो एटीपी बनता है। सही है। और एटीपी बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी लिख के आगे क्या लिख दो? सिंथेस। सिंथेसिस का मतलब बनाना, सिंथेस का मतलब एंजाइम। सर आपको कैसे याद रहा? दो तरीके हैं, एक तो पीछे लिखा हुआ एंजाइम और एक आगे लिखा हुआ एज। तो किसी भी वर्ड के एंड में एज आ रहा है वो एंजाइम है। तो एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है जो इन बॉल्स के अंदर मौजूद है। F0, F1 पार्टिकल्स कहते हैं इनको। और ये क्या बनाते हैं? सर ये बनाते हैं एटीपी। सर पूरे प्रोसेस का नाम? रेस्पिरेशन। सर इसमें फूड टूटता है या जुड़ता है? इसमें फूड टूटता है। सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? यस। क्या रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है सिर्फ? नो। क्या रेस्पिरेशन एनिमल्स में होता है सिर्फ? नो। तो तो फिर सब में होता सब में होता है ये चीज। और 24 घंटे चलता रहता है, बस रात में इसकी इंटेंसिटी प्लांट्स में ज्यादा हो जाती है, हमें तो इसकी इंटेंसिटी 24 घंटे इंक्रीज हुई भी होती है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। अक्सर बच्चे इसको उल्टा बोलते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नो, रेस्पिरेशन एक बड़ा फिनोमेना है जिसके अंदर एक पार्ट आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिर्फ क्या है? सांस लेना, सांस फेंकना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग। अच्छा तो सर मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स अंदर की साइड पर होती है, जैसे इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर है। यानी कि आउटर और इनर, इनर के भी अंदर मैट्रिक्स होता है। जहाँ पे ये कैसा रीजन है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि कोई भी चीज़, रेस्पिरेशन होना है, जो भी काम होना है वो अंदर होना है। सही बतूल, यहाँ तक सही है। एक चीज़ है जो तुम्हें आगे जाके समझ में आएगी, ये एस का क्या मामला है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपने उसके पास जाती राइबोसोम्स होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ज्यादातर राइबोसोम्स याद है बतूल किसके साथ अटैच रहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, बताया था लास्ट क्लास में। है। कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में ऐसे भी घूम रहे होते हैं फ्री में। और कुछ राइबोसोम्स आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। ज्यादातर राइबोसोम्स किसके पास होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। जो बाकी थोड़े बहुत बच्चे हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, आवारागर्दी कर रहे होते हैं। तो जो राइबोसोम्स हैं, इनका साइज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उस साइज की आपको वैल्यू याद रखनी है। इसकी मैं डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह इसी चैप्टर में। जो साइज का नंबर है 70S। एस एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जो साइंटिस्ट का नाम था स्वेटबर्ग। और 70 का एक है, एक रेशो है साइज का, 70S। तो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स का साइज क्या है? 70S।
अच्छा, एक और भी चीज, हमारे सेल के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बतूल जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा पहला लेक्चर हमारा, हमारे सेल के अंदर एक वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना जाती जेनेटिक मटेरियल है, उसको बायो में कहते हैं न्यूक्लियस। जिसके पास डीएनए भी होता है अपना जाती, और आरएनए भी होता है। और जिसके पास डीएनए हो या आरएनए हो, क्या वो अपनी खुद की कॉपीज बना सकता है? यस। ये यानी कि ये एक सेल है जिसके पास डीएनए, वो अपनी लाखों कॉपीज खुद से बना सकता है, क्योंकि डीएनए खुद ही कॉपीज बनाने के काम आता है, जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन। अब सरप्राइजिंगली एक बात बताता हूँ, न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे और ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना जाती डीएनए है। वो न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड नहीं करते, वो खुद जब चाहे अपनी कॉपीज बना सकते हैं, जितनी चाहें, क्योंकि इनकी डिमांड है, इनका काम ऐसा है। माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और का नाम है क्लोरोप्लास्ट, नाम सुना होगा तुमने, जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वाहिद ऐसे ऑर्गेनल हैं जो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते कि यार इससे मैसेज आएगा तो हम अपनी कॉपीज बनाएंगे। ये अपनी कॉपीज खुद ही बनाते हैं। क्यों सिर्फ ऐसा इनके साथ ही क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लिए बहुत बहुत जरूरी ऑर्गेनल है। इसको बहुत ज्यादा काम करना होता है दिन में, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ गए? मैंने मिसाल के तौर पे बतूल ने कोचिंग सेंटर खोला है। बतूल जो है उसमें, उसके कोचिंग सेंटर में 500 बच्चे हैं। उन 500 बच्चों के लिए उसको हैंड आउट भी प्रिंट करवाने हैं, टेस्ट कॉपीज भी प्रिंट करवानी है, सही है। और वो कोचिंग सेंटर है बतूल का गुलशन है मेमार में। सही बतूल। अब हाँ तुम्हारा जो प्रिंटर वाला है वो है गुलिस्तान जौहर में। क्या अगर तुम बार बार उसके पास तुम अगर जाओगी प्रिंट आउट करवाने, वो मुश्किल होगा या नहीं? ऑब्वियसली वो मुश्किल होगा, डिस्टेंस है। तो तुम सबसे अच्छा काम करोगी, तुम अपने कोचिंग के अंदर ही एक छोटा सा फोटो कॉपी का सेटअप कर लोगी, ताकि तुम जब चाहो अपने आराम से अपने स्टूडेंट्स के लिए उसी वक्त, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर कोई टेस्ट पेपर्स कम पड़ गए तो तुम फोटो कॉपी करवा सकती हो। तो तुम्हारा हाँ time बचेगा, एनर्जी बचेगी, काम अच्छा हो जाएगा। तो बस बात सारी है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत जरूरी है। वो सेल के न्यूक्लियस पे वेट नहीं करेगा कि वहां से इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो मैं काम करूंगा, कॉपीज बनाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है कि मेरे पास अपना जाती डीएनए है, और मैं जब चाहूँ अपनी कॉपीज बना सकता हूँ। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इस प्रॉपर्टी को बायो में कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं बतू? सेमी। टेन सेमी ऑटोनॉमस। का मतलब होता है हाफ, और हाफ आधा। और ऑटोनोमस का मतलब है ऑटोमेटिक। तो सर, आधा ऑटोमेटिक क्यों, पूरा ऑटोमेटिक क्यों नहीं? तो एक चीज याद रखिएगा, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे सेल के या न्यूक्लियस के कि हम कहें कि यार माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा ही चौड़े में आ गया। याद रखिएगा एक चीज, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया ही है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज्यादा हो गया कि वो सेल के बाहर भी काम कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, है तो वो सेल के अंदर ही। बस उसने कहा है कि यार सेल, तो मुझे रहने की जगह दे दो, बाकी काम सब मैं कर लूंगा। तो आधा, आधा ये भरम में है, आधा भरम में नहीं है। सही है। सही। सेमी कब हटा देते, हम कहते हैं कि यार ये न्यूक्लियस पे भी डिपेंड नहीं करता, कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिपेंड करेगा, लेकिन कॉपी बनाने के हिसाब से ये खुद भी कॉपी बना सकता है। तो ये चीज है, ऐसा नहीं कि ये सेल के बिना सब कुछ है, हर चीज सेल के अंदर ही है। लास्ट पॉइंट कौन सा है इसका? एक बच्चा जो होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वो अपनी सिर्फ मदर से, यानी कि ननियाल साइड, ग्रैंड मदर, दादी अम्मी पर, सॉरी नानी अम्मी पर नानी से ही क्यों इनहेरिट करता है? और वो अपने फादर या ददियाल साइड से माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं इनहेरिट करता, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो डीएनए आ रहा है, अब वो सिर्फ मदर साइड से और ननियाल साइड से क्यों है? ये आसान लॉजिक है इसकी, कि जब स्पर्म जो है, जो मेल का सेक्स सेल है, वो एग से क्या होता है, फ्यूज होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सही, हम्म। इसके नतीजे में क्या बनता है, एक बड़ा सेल जिसको कहते हैं जाइगोट। तो स्पर्म जो है, क्या वो पूरा पूरा एंटर हो जाता है एग में या नहीं? नहीं, स्पर्म जैसे ही अटैच होता है एग से, तो इसकी टेल बाहर रहती है, हेड अंदर चले आता है। सही है। और हेड के अंदर उसका होता है न्यूक्लियस। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब चूंकि इस टेल जो है वो बाहर रुकी या नहीं, स्पर्म की टेल बाहर ही थी या नहीं, यस, स्पर्म की टेल बाहर ही क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। और इस टेल में ही बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या आप ये बोलोगे कि एग में माइटोकॉन्ड्रिया या टेल जा रही है? नो। एग में तो सिर्फ स्पर्म का हेड जा रहा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लगा हुआ था, बस यहाँ यहाँ तक, और वही हिस्सा बाहर तक रह जाता है।
और सवाल ये होता है कि सर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम। स्पर्म को अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि विजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस जिसको बच्चादानी कहते हैं, फिर वो ओवरी यहाँ मौजूद होती हैं। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जब स्पर्म ट्रेवल करता है तो उसको एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी के लिए इसकी टेल में अल्लाह ताला ने बहुत सारे क्या रखे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि उसको एनर्जी दे सके टेल को। तो एक बच्चा जो है वो कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकता फादर से माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सही वाला माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी अम्मा से आएगा या ननियाल साइड से, और अगर इसमें कोई बीमारी होगी वो भी ननियाल साइड से आएगी, यानी कि अच्छाई भी अम्मा साइड से आएगी और बुराई भी अम्मा साइड से आएगी। फादर सही। इसमें न्यूट्रल है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो एग के बाहर ही शेड हो गया। हम्म। सही बतूल साहिबा, आसान है, जी। जाया। जी। सही। तुम्हें ऑनलाइन क्लास कैसी लगी, समझ आता है? जी। जी आ रहा है। सही है ना? ये इसलिए कह रहा था, तुम्हारी अम्मी थोड़ा सा बेचारी परेशान हो रही थी, मैंने कहा आंटी एक दफा आप मौका दें, जरूर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है। हम्म। सही बतूल, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें सही। थोड़ा मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें एक और टॉपिक, टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करनी है ना, तो इसलिए अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा चंदा। वो वाला गोल्जी बॉडीज तुम्हारा हो गया था, नहीं गोल्जी बॉडीज नहीं हुआ था, तो बतूल साहब अब मैं आपको पढ़ाऊंगा गोल्जी बॉडीज। सही है, मैं तुम्हें सही। भेज रहा हूँ, बस थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। सही। अल्लाह हाफिज।